हेलो बच्चों, मेरा नाम है स्वदेश कुमार पूनिया और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वेल नोन है। आपने कभी ना कभी इसके बारे में पढ़ा होगा, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, बॉडी के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। फ्लूइड और सर्कुलेशन जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने कभी ना कभी इस चीज के बारे में पढ़ा होगा। सर्कुलेशन जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम से बना है, या सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेशन बात एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो सर्कुलेशन है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम कई सारी चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। जो वेरियस जो सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है या डाइजेशन सिस्टम है, तो दोनों को कनेक्ट करने का काम जो है वो कौन करेगा? सर्कुलेटरी सिस्टम करेगा। तो बॉडी के वेरियस सिस्टम्स को क्या करता है? कनेक्ट करता है। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसमें दो मेजर पार्ट होते हैं, दो मेजर टाइप्स होते हैं। पहला जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दैट इज नोन एज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड सेकेंड होता है हमारा, सेकेंड है लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अभी हम अगर बात करें कि इसकी ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी में बॉडी सर्कुलेट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम ये दोनों ही अवेलेबल होते हैं। कुछ जो छोटे एनिमल्स होते हैं, उन छोटे एनिमल्स में एक टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम और पाया जाता है, वो कहलाता है आपका वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो जो वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये जो सिस्टम है ये लोअर ग्रेड एनिमल्स में पाया जाता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा आर एच वी टेकर। तो आर एच वी टेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो लास्ट पॉइंट था, लास्ट जो पार्ट था उसका, वो था एनिमेलिया। और एनिमेलिया में जो स्टार्टिंग हुई है, वो स्टार्टिंग हुई है किससे? पॉलीफेरा से। तो पॉलीफेरा के कुछ जो एनिमल्स होते हैं, ये सीलेंट्रेटा के कुछ एनिमल्स होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है? वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम है। जैसे हाइड्रा में पाया जा रहा है, स्टारफिश में पाया जा रहा है, साइकोन में पाया जा रहा है। तो इन एनिमल्स में लोअर ग्रेड एनिमल्स जिनको कह सकते हैं, उनमें क्या पाया जाता है? वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। उसके बाद में अपर ग्रेड जो एनिमल्स होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है? उनमें पाया जाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है बेटा, तो अभी चर्चा करते हैं हम पहले पॉइंट पर। और पहला पॉइंट है, पहला टाइप है आपका कौन सा? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं? ऑफ कोर्स पहला पॉइंट, पहली थिंग, पहले सबसे पहले क्या पार्ट होता है इसमें? ब्लड होता है। सेकंड पार्ट क्या होता है? हार्ट होता है। थर्ड जो पार्ट होता है, आर्टरीज। फोर्थ पार्ट होता है वेन्स का। और उसके बाद में फिफ्थ पार्ट जो होता है वो होता है कैपिलरीज का। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्या होता है? ब्लड, फिर हार्ट, फिर उसके बाद में आर्टरीज, फिर वेन्स और फिर कैपिलरीज। ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं, इन्हीं चीजों से या इन सारी चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करने पर क्या बनता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसका पहला पार्ट था कौन सा? ब्लड। ब्लड के बारे में हम लोग जानते हैं कि एक्चुअल में ब्लड क्या है, कैसे बना है, क्या क्या चीजें इसमें शामिल हैं, क्या क्या इसके की वर्ड्स हैं या की कंपोनेंट्स इसमें अवेलेबल हैं। तो ब्लड के बारे में बात करते हैं हम। तो एक तो पार्ट होता है कौन सा? सॉलिड पार्ट होता है। और सेकंड पार्ट होता है इसमें लिक्विड पार्ट होता है। ठीक है, ब्लड जो होता है मेन तौर पर किस किस से बना है? सॉलिड पार्ट से प्लस लिक्विड पार्ट से। तो इसमें दो चीजें शामिल हैं। अब देखते हैं सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट कैसे कैसे हैं। सॉलिड पार्ट से पहले हम लोग लिक्विड पार्ट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि लिक्विड पार्ट जो होता है वो थोड़ा ज्यादा भी है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी। ठीक है, तो लिक्विड पार्ट जो होता है दैट इज नोन एज प्लाज्मा। आप सब लोगों ने सुना होगा कहीं ना कहीं।
छोटा सा वर्ड है, कॉमनली हम लोग जनरल लाइफ में भी इसे यूज करते हैं। तो प्लाज्मा जो वर्ड है, प्लाज्मा एक्चुअल में जो टोटल ब्लड होता है उसका 55% होता है। ठीक है, जो टोटल ब्लड होता है उसका कितना होता है, 55% ब्लड होता है। 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। फिर उसके बाद में ये जो टोटल प्लाज्मा है उसका 90% टू 92% क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है बेटा, तो जो ब्लड है, ब्लड में अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो पूरी बॉडी में 5 to 7 लीटर्स ब्लड होता है। ठीक है बेटा, 5 to 6 लीटर्स क्या होता है, ब्लड होता है। और इस 5 to 6 लीटर में जो दोनों चीजें शामिल है वो कौन कौन सी चीजें शामिल है, एक तो सॉलिड पार्ट है और एक लिक्विड पार्ट है। लिक्विड पार्ट कौन सा है, प्लाज्मा है, कितना है, 55% है। फिर 55% में 90 to 92% इसमें क्या शामिल होता है, क्या एड ऑन है, वाटर है। और उसके बाद में 8 to 10% क्या होता है इसमें, 8 to 10% होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, तो 8 to 10% इसमें क्या शामिल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। 90 to 92% इसमें क्या है, वाटर है। ठीक है बेटा, आई चीज समझ में। अच्छा, अब उसके बाद में बात करते हैं हम लोग किसकी, कि प्लाज्मा में एक चीज और आजकल पूछी जाने लगी है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, प्लाज्मा में एक वर्ड जो आजकल थोड़ा सा फेमस है, दैट इज नोन एज सीरम। ठीक है, सीरम जो है एक्चुअल में देखा जाए तो सीरम में और प्लाज्मा में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर है तो सिर्फ एक चीज का, कि सीरम में जो कोएगुलेशन जो सेंटर्स होते हैं या कोएगुलेशन के लिए जो प्रोटीन्स अवेलेबल होता है, ठीक है, तो कोएगुलेशन के लिए जो प्रोटीन्स अवेलेबल हैं या जो जो भी कंपोनेंट कोएगुलेशन करेंगे, एग्लूटिनेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं, ये अगर निकाल देंगे, ठीक है, जैसे फाइब्रिन प्रोटीन है ये निकाल देंगे, फाइब्रिनोजिन है ये निकाल देंगे, तो ये कोएगुलेशन नहीं कर पाएगा और यही चीज, यही प्लाज्मा क्या कहलाएगा, सीरम कहलाता है। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस चीज को समझने में। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, सॉलिड पार्ट्स को लेकर। तो पहला पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट है आपका ये सॉलिड पार्ट। अब चलते हैं सॉलिड पार्ट की तरफ। सॉलिड जो पार्ट होता है उसमें पहली एक चीज आती है जिसको बोलते हैं क्या, आरबीसी। ठीक है बेटा, पहली जो चीज है वो क्या है, आरबीसी। ठीक है, तो आरबीसी जो होती हैं उसमें सबसे बड़ी चीज जो देखी जाती है, आरबीसी के बारे में हम लोग देखते हैं कि आरबीसी क्या काम करती हैं। आरबीसी की जो वर्किंग है वो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। आरबीसी क्या करती हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। इनका लाइफ स्पेन कितना है, इनका लाइफ स्पेन है 120 डेज। ठीक है बेटा, आरबीसी का जो मेन वर्क है वो कैसा है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना है। क्यों, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है और वो ऑक्सीजन से बाइंड अप होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। क्या बना लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये जो है वो क्या बना रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है। इनका लाइफ स्पैन कितना है, 120 डेज है। फॉर्मेशन कहां होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। ठीक है, फॉर्मेशन कहां होता है, बोन मैरो में होता है। तो बोन मैरो जो होता है उसमें आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है। इनका दूसरा नाम क्या होता है, इनका दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स। इनका दूसरा नाम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट होता है। ठीक है, इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, ऐसे ऊपर से देखेंगे तो इनकी शेप कैसी होती है, गोल होती है, लेकिन एक्चुअल में ये कैसी है, बाइकॉनकेव है। मतलब आप अगर इन्हें साइड से देख रहे हैं तो साइड से देखने पर ये इस तरह की दिखाई देती है। मतलब साइड से देखें तो बीच में से कैसी है, जैसे कॉनकेव लेंस होता है ऐसी बीच में से पतली है और साइड से कैसी है, मोटी है। अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से देखने पर ये कैसी दिखाई देती है, सर्कुलर दिखाई देती है। ठीक है बेटा, तो
ये सर्कुलर है और बाइकॉन्केव है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, तो आरबीसीज जो होती हैं उनमें क्या नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। इनमें क्या नहीं पाया जा रहा बेटा, न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा और ऊपर से माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जा रहा। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। बट इन दिस सिचुएशन वी हैव एन एक्स, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक चीज होती है हमारे पास में, या हमारे पास में क्या है, एक अपवाद कह सकते हैं, एक्सेप्शन केस है कि कैमल जो होता है, कैमल और लामा, कैमल और लामा यानी ऊंट और लामा, इनकी जो आरबीसीज होती है उनमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, तो आरबीसीज के बारे में इतना इंफॉर्मेशन काफी है। उसके बाद चलते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसीज पर। दूसरा पार्ट हो गया बेटा कौन सा, डब्ल्यूबीसीज का। तो डब्ल्यूबीसीज जो होती है, डब्ल्यूबीसीज का जो मेन वर्क है, ठीक है, और मेन वर्क जो है वो है बॉडी को प्रोटेक्ट करना, बॉडी प्रोटेक्शन। बॉडी को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो बॉडी जो प्रोटेक्ट करी जा रही है वो कैसे करी जाएगी, एक्चुअल में डब्ल्यूबीसीज क्या करती हैं, डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करती हैं अगेंस्ट द वायरस, बैक्टीरिया और फॉरेन बॉडी। जब भी कोई फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी पर क्या करती है, अटैक करती है, तो वायरस, बैक्टीरिया या बाकी सारी जो चीजें हैं जो हमारी बॉडी पर अटैक करने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने का, उनसे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, बॉडी को डब्ल्यूबीसी करती है। ठीक है, इनका जो सेकंड नेम है दैट इज नोन एज ल्यूकोसाइट्स। इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, ल्यूकोसाइट कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ल्यूकोसाइट के अलावा इनका जो लाइफ स्पैन है, वो लाइफ स्पैन कितना है बेटा, लाइफ स्पैन है इनका लगभग 12 to 20 डेज। ठीक है बेटा, तो इनका जो लाइफ स्पैन है 12 to 20 डेज है। ये चीज आपको कई बार अदर वर्ड्स में भी देखने को मिल सकती है। आपको 12 to 20 डेज की जगह कई बार 2 week to 3 weeks तक ये लिखा हुआ मिल सकता है। तो वैल्यू लगभग सेम है, वहां कहीं कोई अंतर नहीं है दोनों ही चीजों में। ठीक है, अच्छा, तो डब्ल्यूबीसी जो होती हैं, आरबीसी जो थी हमारी, उनमें एक कलर जो था उनका रेड कलर होता था। क्यों, क्योंकि उनमें एक पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन है। अच्छा, अब डब्ल्यूबीसी जो होती हैं वो कैसी होती हैं, कलरलेस। आरबीसी जो थी वो कैसी थी, रेड कलर की थी। और ये जो है डब्ल्यूबीसी है, क्योंकि इनमें कोई पिगमेंट नहीं पाया जा रहा, तो ये कैसी होती है, कलरलेस होती है। अच्छा, लाइफ स्पैन इनका कितना था, 12 to 20 डेज। अगर इनका टाइप्स देखा जाए, ठीक है, तो टाइप्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दो चीजें होती हैं, या दो टाइप की होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, अब ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट किस हिसाब से है कि एक्चुअल में जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं उनका साइटोप्लाज्म में अगर ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं, छोटे छोटे से पार्टिकल्स अगर पाए जा रहे हैं, तो हम उन्हें कहेंगे ग्रेन्युलोसाइट्स। और अगर वो ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जा रहे हैं तो हम उन्हें कहते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट, जिसे हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ग्रेन्युलोसाइट्स जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। अभी हम केवल बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस चीज पर, केवल अभी नाम लिख के ही छोड़ देंगे। तो ग्रेन्युलोसाइट्स जो होती हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला है बेसोफिल्स, सेकंड है आपका इओसिनोफिल्स, और थर्ड है आपका न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया आपका कौन सा, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, और थर्ड है आपका न्यूट्रोफिल्स। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, ए ग्रेन्युलोसाइट की।
तो एक ग्रेन्युलोसाइट जो होते हैं वो होते हैं दो टाइप के, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, तो एक ग्रेन्युलोसाइट जो होते हैं वो कैसे हैं, मोनोसाइट हैं और लिम्फोसाइट हैं। ये भी दो टाइप के हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो जैसे आरबीसीज आपकी किस में बनी हुई थी, आरबीसीज बनी हुई थी किसमें, बोन मैरो में, और स्पेशली रेड बोन मैरो में। डब्ल्यूबीसीज जो है वो भी कहां फॉर्म हुई है, ये भी फॉर्म हुई है किसमें, बोन मैरो में ही। इनका फॉर्मेशन कहां हुआ है बेटा, बोन मैरो में ही इनका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब बोन मैरो में फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद में हमने इनका डिवाइडेशन भी कर लिया कि डब्ल्यूबीसीज कैसे कैसे टाइप की हो गई, ग्रेन्युलोसाइट्स हो गई और एक ग्रेन्युलोसाइट्स हो गई। ग्रेन्युलोसाइट्स फर्दर डिवाइड हो गई बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स में। एक ग्रेन्युलोसाइट जो है वो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में। अच्छा, लिम्फोसाइट जो होती हैं वो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दो टाइप की होती हैं। ठीक है, तो इनमें मैचुरेशन जो होता है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैचुरेशन जो है, फॉर्मेशन का हो रहा था बोन मैरो में हो रहा है, लेकिन मैचुरेशन दो अलग अलग जगह पर होगा। अक्सर कर ये सवाल पूछा जाता है। तो बी लिम्फोसाइट जो होता है उसका मैचुरेशन तो बोन मैरो में ही होगा, लेकिन टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट का जो मैचुरेशन है वो किसमें होगा, थाइमस सेल्स में होता है, थाइमस ग्लैंड में होता है, सॉरी थाइमस सेल नहीं, थाइमस ग्लैंड में होता है। ठीक है, तो थाइमस ग्लैंड और बोन मैरो। ठीक है, तो ये डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। उसके बाद में बात करते हैं हम लोग इसकी प्लेटलेट्स की। उसके बाद बात करते हैं किसकी बेटा, प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स जो होती हैं, प्लेटलेट्स को सेकंड नाम इनका क्या किया जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स का जो दूसरा नाम होता है वो क्या कहलाता है, थ्रोम्बोसाइट कहलाता है। एक्चुअल में हमारे पास एक डिजीज होती है या हमारे पास एक टर्म होती है जिसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसिस। एक्चुअल में देखा जाए तो ये क्लॉटिंग का काम करती है। ठीक है, जो ब्लड में क्लॉट बनने का जो काम है वो प्लेटलेट की हेल्प से ही कंप्लीट होगा। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो हम जो ब्लड में क्लॉटिंग करवा रहे हैं वो किसकी देन है, प्लेटलेट्स की देन है। अगर ब्लड में प्लेटलेट्स डाउन हो जाएंगी तो क्लॉटिंग सबसे पहले क्या होती है, इफेक्ट होती है। थ्रोम्बोसिस जो है वो सबसे पहले क्या होता है, इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये जो क्लॉटिंग है वो कैसा है, मेन फैक्टर है। इसका जो सेकंड नाम है वो कैसा है, वो है आपका थ्रोम्बोसाइट्स। इसका जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है, बोन मैरो में हो रहा है। ठीक है, प्लेटलेट का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, बोन मैरो में हो रहा है। फिर उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो क्लॉटिंग के बाद में थ्रोम्बोसिस हो गया, बोन मैरो हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी कि इनका बेटा लाइफ स्पैन कितना है। इनका लाइफ स्पैन है 7 to 10 डेज। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, बहुत ज्यादा चीजें इसमें, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, लगभग लगभग ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। ठीक है, अच्छा, तो ब्लड में हमने दोनों ही पोर्शन देख लिए हैं, कौन कौन से, सॉलिड पोर्शन देख लिया और लिक्विड पोर्शन देख लिया। अब सॉलिड पोर्शन में हमने देखा था कौन सा, सॉलिड में हम देख चुके हैं कौन सा, आरबीसी देख चुके हैं, डब्ल्यूबीसी देख चुके हैं और प्लेटलेट्स देख चुके हैं। ठीक है, जो लिक्विड पोर्शन है उसमें हमने देखा है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा कैसा था, 55% अवेलेबल था, और ये सारा कंपोनेंट मिला के कितना हो जाएगा, 45% अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इनका जो प्रेजेंस है ब्लड में वो कितना होता है, वो होता है 3.5 to 4.5 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब।
ठीक है। अच्छा, इनका कितना है? इनका है बेटा 4000 टू 8000, 4000 टू 8000 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है। और जो WBCs होती हैं, WBCs के बाद में प्लेटलेट है, उनका जो अमाउंट है वो 3.5 लाख से लेके ये हो जाएगा 4 लाख तक। ठीक है, तो ये इनकी प्रेजेंस है। ठीक है, तो ब्लड में ये सारी चीजें एड ऑन होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद में बात करते हैं कि कंप्लीटली ब्लड है क्या। ठीक है, तो ये सारी चीजों के बाद में अगर देखा जाए तो ब्लड के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें, एक ओवरव्यू देखें इसका कि ब्लड इन सारी चीजों के भी अलावा अगर इन सारी चीजों को एड ऑन करते हैं तो ब्लड जो होता है वो टोटल बॉडी वेट का कितना होता है? 7 to 8% होता है। टोटल बॉडी में कितना परसेंट अवेलेबल है? वो 7 to 8% अवेलेबल है। और टोटल अमाउंट कितना है इसका? 5 to 6 लीटर्स अवेलेबल होता है। ठीक है। अच्छा, ब्लड का पीएच है इसका 7.4। ठीक है, ब्लड का पीएच कितना होता है बेटा? 7.4 पीएच है। काफी अच्छा है, मतलब देखा जाए तो ये कैसा है? स्लाइटली एल्कलाइन है। ठीक है, तो बेटा ब्लड कैसा होता है? स्लाइटली एल्कलाइन होता है। अच्छा, उसके बाद में अगर देखा जाए तो कैसा होता है? विस्कस होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है। मतलब बहुत ज्यादा पतला नहीं है और बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा गाढ़ा है। ठीक है, आई चीज समझ में? अच्छा, ब्लड जो होता है, ब्लड में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और आती है कि ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कैसा होता है बेटा? ब्लड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये है ब्लड के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। ब्लड में क्या क्या चीजें शामिल थी वो भी हम देख चुके हैं। अब एक छोटी सी चीज और देखें, व्हाट इज द वर्क ऑफ ब्लड। तो वर्क क्या है ब्लड का कि एक्चुअल में ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ये कर क्या रहा है, या बाकी सारी चीजें, या एल्कलाइन होने से क्या फायदा है, या ये किस तरह से हमारी बॉडी की हेल्प करता है, अब वो देखते हैं। वर्क क्या है बॉडी में ब्लड का? तो बॉडी में ब्लड का जो वर्क हम लोग देखते हैं तो वो वर्क इस हिसाब से है। पहली चीज तो ये पीएच को क्या करके रखता है? मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो पीएच को क्या करके रखता है? मेंटेन करके रखता है। उसके बाद में अगर देखें तो विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स, ठीक है, और उसके बाद में फूड कंटेंट्स, उसके बाद CO2, O2, ऐसी सारी चीजों को एक जगह से लेके दूसरी जगह तक ये क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, बॉडी का टेम्परेचर क्या करता है बेटा? रेगुलेट करता है। तो बॉडी के टेम्परेचर का रेगुलेशन है, पीएच लेवल मेंटेन करके रखता है। बॉडी में कौन कौन सी चीज कहां कहां पर जाएगी उसे भी ये मेंटेन करके रखता है। जैसे ग्लैंड्स होती है ना, एंडोक्राइनिक ग्लैंड और एक्सोक्राइनिक ग्लैंड, तो एंडोक्राइनिक ग्लैंड का कंप्लीट सीक्रेशन किस बॉडी पार्ट पे जाएगा, ये सब किसके ऊपर निर्भर करता है? ब्लड के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, उसके बाद बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे एक नदी बह रही है तो नदी में हम कोई भी चीज को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं कि अगर हम एक साइड से कोई लकड़ी डाल रहे हैं, दूसरी साइड से नदी में बिना किसी ट्रांसपोर्टेशन के या बिना एक्स्ट्रा फ्यूल के कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट हो सकती है। वैसे ही ब्लड जो होता है, ब्लड एक जगह से दूसरी जगह तक विदाउट एनर्जी, मतलब एनर्जी कंजप्ट कर रहा है थोड़े सा, लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है,
तो इस तरह का ब्लड का क्या है, वर्क है। अब नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हार्ट। हाँ बेटा, तो सेकेंड पॉइंट था हमारा हार्ट, एंड दैट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है। अच्छा, हार्ट के मामले में ये डायग्राम से पहले मैं कुछ चीजें आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं, एक बेसिक हिस्ट्री या बेसिक इन्फो हार्ट के बारे में। हार्ट जो होता है बेटा, हार्ट एक्चुअल में क्या है, हार्ट की एफिशिएंसी डिपेंड ऑन हार्ट चैम्बर। ठीक है। हार्ट की एफिशिएंसी जो होती है हार्ट चैम्बर पर बेस्ड होती है। हार्ट 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और 4 चैम्बर में होता है। ठीक है। हार्ट जो होता है वो 2 चैम्बर हार्ट होता है, 3 चैम्बर हार्ट होता है, उसके बाद में 4 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है। 2 चैम्बर हार्ट जो होता है वो होता है पिसीज में, यानी फिशेज में। ठीक है। 2 चैम्बर हार्ट किस में पाया जाता है, फिशेज में पाया जा रहा है। 3 चैम्बर हार्ट जो पाया जा रहा है एम्फीबियंस में पाया जा रहा है। ठीक है, किस में पाया जाता है, एम्फीबियंस में पाया जाता है। और 4 चैम्बर हार्ट जो होता है वो पाया जाता है ह्यूमंस में या हाई ग्रेड एनिमल्स में पाया जाता है। एक्चुअल में क्या है बेटा, हार्ट जो होता है, हार्ट बेसिक तौर पर एनर्जी एफिशिएंसी के लिए चैम्बर इसके रिक्वायर्ड होते हैं। तो जो 2 चैम्बर हार्ट होता है उसमें प्योर और इम्प्योर ब्लड का बहुत ज्यादा कोई इशू नहीं है, इसीलिए जो फिशेज होती हैं उनमें कैसा पाया जाता है, 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। फिशेज में लगभग ज्यादातर में कैसा है, ऑस्टिकथीस हो, कॉन्ड्रिकथीस हो, तो उन फिशेज में क्या पाया जाता है, 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, एम्फीबियंस की। तो एम्फीबियंस में क्या पाया जाता है, 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। बट एक एम्फीबियन है जैसे क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल कैसा है, अपवाद है, एक्सेप्शन केस है। तो एक्सेप्शन केस में क्या है, क्रोकोडाइल कैसा हो जाएगा, ये एक्सेप्शन है जिसमें 4 चैम्बर हार्ट है। उसके बाद में बात करते हैं किसकी, मैमल्स की। तो मैमल्स में या बैट्स में या बाकी कोई जैसे ब्लू व्हेल है, तो ये जो सारे के सारे हाई ग्रेड एनिमल हैं जिनको हाई एनर्जी एफिशिएंसी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक्चुअल में हार्ट में 1, 2, 3 और 4 चैम्बर की रिक्वायरमेंट जिस हिसाब से रहती है, उसमें एक साइड में इम्प्योर ब्लड और दूसरी साइड में प्योर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ठीक है ना। तो इसलिए जो हाई ग्रेड एनिमल्स होते हैं उनमें ह्यूमन जो होते हैं हाई ग्रेड एनिमल्स में ही है। उसके अलावा ये जो हार्ट है वो किस में है, ह्यूमंस में है, और बाकी हाई ग्रेड एनिमल्स में अवेलेबल है। तो चलते हैं हार्ट की तरफ। हार्ट में बेटा 4 चैम्बर होते हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है। तो 2 तो है एट्रियम और 2 है वेंट्रिकल। ठीक है। तो 2 जो एट्रियम है और 2 वेंट्रिकल हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 1, 2 नंबर हम लोग कर देते हैं नंबरिंग 3 और 4। ठीक है बेटा। तो 1 और 3 जो है वो, और 2 जो है वो, ये एक साइड में है और वो दूसरी साइड में है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि हमारे पास में एक राइट एट्रियम है, एक लेफ्ट एट्रियम है, लेकिन ज्यादातर बच्चे इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें ये पता नहीं चलता कि ये राइट है या लेफ्ट है। तो मैं आपको बहुत बेसिक सी एक चीज बताता हूं, जैसे आपकी नोटबुक है, जैसे बोर्ड मेरे पीछे है। ठीक है। तो मैं बोर्ड के आगे हूं, मेरा राइट हार्ट का राइट, मेरा लेफ्ट हार्ट का लेफ्ट। ठीक है। वैसे ही स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी कॉपी को अपने फ्रंट पे रख के ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो उनका राइट होगा वो हार्ट का भी राइट है, और जो उनका लेफ्ट होगा वो हार्ट का भी लेफ्ट है। ठीक है। तो ये है बेटा राइट एट्रियम और ये है राइट वेंट्रिकल। ठीक है। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो होते हैं, एट्रियम बॉडी से इम्प्योर ब्लड को क्या करता है, कलेक्ट कर रहा है। और कलेक्ट कैसे कर रहा है, ये जो वेना केवा है, ठीक है, 2 सुपीरियर और एक इंफीरियर वेना केवा क्या करती है, इस पूरे बॉडी के इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करेगी और यहां पर लाकर छोड़ देगी। ठीक है। तो यहां पर लाकर छोड़ने के टाइम पे जो एट्रियम है, एट्रिया है, वो कैसा रहता है, इससे खुला रहता है। ठीक है। तो ये खुला है, उसके बाद में जैसे ही ये भर जाएगा, ये फुल अप हो जाएगा, तो ये स्क्वीज हो जाएगा। ठीक है। और नीचे का जो वेंट्रिकल है वो खुल जाएगा। ठीक है। दोबारा से देखिए, एट्रियम पहले ये वेंट्रिकल बंद था, एट्रिया जो है वो खुला रहेगा, और जैसे ही ये भर जाएगा, कंप्लीट फिलअप हो जाएगा, तो ये स्क्वीज हो जाएगा और वेंट्रिकल खुल जाएगा। ऐसे करके हार्ट क्या होता है, चलता रहता है। ठीक है। तो ये जो एट्रिया है ये पहले खुलेगा, टोटल बॉडी का इम्प्योर ब्लड जो है वो कलेक्ट कर लेगा,
और कलेक्ट करने के बाद में कहां चला जाएगा, ये जो ट्राइकॉस्पिड वॉल्व है, देखो बेटा ये जो वॉल्व आपको दिखाई दे रहा है दैट इज नोन एज ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। ये जो ट्राइकॉस्पिड वॉल्व है इससे नीचे की तरफ चला जाएगा और नीचे जाने के बाद में ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा लंग्स में। ठीक है, अभी तक हमारे पास जो ब्लड था वो कैसा था, इम्प्योर। देन व्हाट इज द मीन्स ऑफ इम्प्योर ब्लड? इम्प्योर का मतलब है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड। तो जो ब्लड है हमारे पास वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है, उससे ही हमने क्या बोला है, इम्प्योर ब्लड बोला है। ठीक है, तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहां चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, किसके लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के एड ऑन होने के बाद में ये पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं ये क्या करेंगी, ये उस प्योर ब्लड को कहां लाती हैं, हार्ट में लाती हैं। और किस में लाएंगी, एट्रिया में लाएंगी, एट्रियम में लाएंगी। तो ये एट्रियम कौन सा होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में क्या हो जाएगा, ये ब्लड जो है वो कैसा हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। और कलेक्ट होने के बाद में ये फिर कहां जाएगा, इस वेंट्रिकल में आ जाएगा। ये वेंट्रिकल, फोर्थ चैम्बर जो है वो कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो सेम सिचुएशन जो मैंने आपको अभी बताई थी, कैसे कि एट्रियम ऐसे खुला रहेगा और वेंट्रिकल ऐसे बंद रहेगा। तो जैसे ही ऊपर से ये बंद होगा, स्क्वीज होगा, तो ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, तो ये जैसे ही स्क्वीज होगा तो पूरा का पूरा जो ब्लड है वो कहां चला जाएगा, नीचे की साइड में। अब ये नीचे की साइड में चला जाएगा तो ये वेंट्रिकल में जाने के बाद में कहां जाएगा बेटा, ये बॉडी में पंप कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्टा जो है, एओर्टा, ये क्या करेगी, एओर्टा बॉडी की जो मेन आर्टरी है वो है। तो जैसे ही यहां से ये सप्लाई होगा तो कहां पर चला जाएगा, एओर्टा के थ्रू अदर जो आर्टरीज हैं उनमें ये ब्लड चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो है हार्ट की फंक्शनिंग। उसके अलावा हार्ट में एक चीज और होती है दैट इज ऑन एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑल्सो। ठीक है, देखो बेटा ये एक छोटा सा पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा दैट इज नोन एज एसए नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड। ठीक है, तो साइनो एट्रियल नोड या साइनो ऑरिकुलर नोड, एक्चुअल में इसका एक नाम और है दैट इज नोन एज पेसमेकर ऑल्सो। ठीक है, पेसमेकर भी कहते हैं ऐसे नोड को। एक्चुअल में इसका वर्क क्या है, हार्ट में बीट जो है, हार्ट की जो बीट है उसकी शुरुआत कहां से होती है, पेसमेकर से होती है, यानी ऐसे नोड से होती है। ये एबी नोड को ये अपना इंपल्स ट्रांसफर करेगा और एबी नोड से जो हिस के पूल है, हिस के जो बंडल है, बंडल ऑफ हिस, ये पूरी बॉडी में क्या रहते हैं, ये फैले रहते हैं। हार्ट की पूरी बॉडी में क्या रहेंगे, फैले हुए रहेंगे। तो ये हार्ट की पूरी बॉडी में क्या करेंगे, पूरी कार्डियक मसल्स में इंपल्स को क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स इस एक डिवाइस के थ्रू या इस एक नोड के थ्रू जो स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट होने के बाद ये पूरे हार्ट में क्या हो जाएगा, सर्कुलेट हो जाएगा। ठीक है, इन एनी केस अगर देखा जाए तो आज के डेट में पेसमेकर आर्टिफिशियल भी हैं, काउंटेबल भी हैं, वाईफाई ऑपरेटेड भी हैं, मतलब बहुत ज्यादा एडवांस आजकल जो आईडी हैं या पेसमेकर्स हैं वो इस तरह के आ गए हैं। ठीक है, आई कि नहीं है बात समझ में बेटा? तो ये है हार्ट का पूरा सेटअप। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक चीज और बड़ी कॉमन है, थोड़ा सा टिपिकल भी है, कि इधर जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है दैट इज नोन एज ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। एक्चुअल में बेटा है क्या कि ऐसे करके ये जो तीन वॉल्व हैं, ये जो वॉल्व हमने देखा है इसमें क्या है, तीन लेयर है, ट्रिपल लेयर है। ठीक है, तो ऐसा वॉल्व होता है ये, इसे हम लोग बोलते हैं ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। और ये वाला जो वॉल्व है दैट इज नोन एज बाइकॉस्पिड वॉल्व, या बाइकॉस्पिड वॉल्व का नाम हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा डेप्थ में हम लोग नहीं जा रहे हैं कि मायोकार्डियम क्या है, पेरिकार्डियम क्या है, बहुत ज्यादा हम डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, बस केवल हमने बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फंक्शनिंग इसकी समझी। ठीक है, और अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है आर्टरीज। ठीक है, तो देखिए आर्टरीज जो हैं उनको हम लोग एक तरीके से देख सकते हैं, कैसे कि आर्टरीज का एक मेन पार्ट है, ये मेन चीज क्या है आर्टरीज में, आर्टरी ब्लड की जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है उसे बॉडी में क्या करती हैं, सर्कुलेट करती हैं।
ठीक है। जो आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो सप्लाई करती हैं कहां से, हार्ट से। हार्ट जो है, हार्ट में से यहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला है वो कहां पर सप्लाई किया जाएगा, बॉडी में सप्लाई करने का काम जो है वो किसका है, मेन एओर्टा जो है उसके थ्रू ये क्या करती है, एओर्टा और जो पेरिफेरल इनकी आर्टरीज है, ठीक है, वो बॉडी में प्योर ब्लड को क्या करती हैं, सप्लाई करती हैं, पहली चीज। उसके अलावा दूसरा पॉइंट इसमें होता है, आर्टरीज जो कैरी करती हैं प्योर ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। इस पॉइंट में और इस पॉइंट में थोड़ा सा एक अंतर होता है, ठीक है। इस पॉइंट को अगर हम एक तरह से और देखा जाए कि अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है। तो अगर ये जो ब्लड की बात करें तो ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट में अगर हम लोग कंसीडर करके चलते हैं तो इन दैट सिचुएशन देयर इज नो एक्सेप्शन केस, बट इन दिस सिचुएशन देयर इज एन एक्सेप्शन केस। कैसे कि प्योर जो ब्लड होता है, प्योर ब्लड को कौन लेके जाती है, आर्टरीज, ठीक है। तो आर्टरीज जो लेके जा रही है, बट एक आर्टरी ऐसी है जो यहां से ब्लड को कैरी करके कहां ले जा रही थी, लंग्स में ले जा रही थी। कहां ले जा रही थी बेटा, लंग्स में ले जा रही थी। तो ये जो आर्टरी है, ठीक है, ये जो आर्टरी है दैट इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये आर्टरी क्या कर रही है, इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रही है, ठीक है। तो ये वाला जो केस है कि आर्टरी जो होती हैं वो प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, सही है, बट इन दैट सिचुएशन वी हैव एन एक्सेप्शन केस, और ये है कौन सा, पल्मोनरी आर्टरी वाला, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसमें देखते हैं, इस पॉइंट पर अगर बात करते हैं कि अवे फ्रॉम द हार्ट, तो हार्ट से अवे तो इधर भी है और इधर भी है, तो ऐसी सिचुएशन में इनका क्या नहीं है, कोई भी एक्सेप्शन केस नहीं बनता है, ठीक है बेटा। आई कि नहीं है बात समझ में। अच्छा, उसके बाद में आर्टरीज जो होती हैं वो कैसी होती हैं, थिक होती हैं। कैसी होती है बेटा, थिक होती हैं। वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता है, वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो दिक्कत इस चीज को समझने में, एक्चुअल में हार्ट से जो ब्लड गया है हाई प्रेशर से गया है, जो आपने सिस्टोलिक और डायस्टोलिक पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जब हार्ट के साइकिल के बारे में या सिस्टोलिक या डायस्टोलिक के बारे में या कार्डिक साइकिल के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम देखेंगे दैट इज अ ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन हार्ट या ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 होता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर ये बाद में हम लोग देखेंगे। तो अभी क्या है कि ये कैसे हैं, इनमें वॉल्व नहीं होता, क्यों, क्योंकि हाई प्रेशर से बॉडी में क्या करते हैं, ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में इनमें 3 लेयर्स होती हैं। कैसी हैं बेटा, 3 लेयर्स होती हैं। कौन सी, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना, ठीक है बेटा। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना, ऐसी 3 लेयर्स होती हैं। इनकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। अवे फ्रॉम द हार्ट ब्लड को ये लेके जाती हैं। उसके बाद में प्योर ब्लड जो होता है वो आर्टरीज में बहता है। एक्सेप्शन केस है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड है जो प्योर ब्लड है, और उसमें क्या नहीं पाए जाते, वॉल्व नहीं पाए जाते। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट पर। वो अगला पॉइंट है आपका कौन सा, वेन्स। हाँ बेटा, तो वेन्स में सबसे बड़ी चीज वॉल्व। वॉल्व कैसे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। वेन्स में क्या होते हैं, वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि बॉडी से जब इम्प्योर ब्लड कहां लाया जा रहा होता है, हार्ट में लाया जा रहा होता है। इन एनी केस, जैसे यहां एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में भी वॉल्व पाया जा रहा था ना, आपको मैंने अभी बताया था, ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। तो ट्राइकॉस्पिड वॉल्व जो है वो जैसे ही ब्लड का प्रेशर बैक हो जाएगा, तो अभी हमने जो वो देखे हैं, वॉल्व देखे हैं, वो ऐसे करके होता है।
तो जैसे ही नीचे से प्रेशर आएगा तो ये वॉल्व कैसा हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये वॉल्व जो है वो प्रेशर को बैक होने नहीं देगा और ऐसी ही वॉल्व पूरी के पूरी वेन्स में क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये जो वेन्स होती हैं इनमें क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो कंपैरेटिव टू आर्टरीज कैसी होती है, थिन होती है। ठीक है, बट ये जो बॉडी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें 3 लेयर्स, वही तीनों लेयर्स जो आर्टरीज में अवेलेबल थी वही तीनों लेयर्स यहां पर अवेलेबल हैं। कौन सी, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, तो ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना ये तीनों ही लेयर अवेलेबल हैं, लेकिन कंपैरेटिव टू आर्टरीज ये कैसी होती है, थोड़ी सी थिन होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इनका जो ब्लड होता है वो कैसा होता है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड। ब्लड इनका कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अच्छा, उसके बाद में बात करते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड मतलब कैसा हो गया, इम्प्योर ब्लड हो गया। ठीक है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड हो गया। अच्छा, उसके बाद में इसमें कोई एक्सेप्शन केस बनता है क्या, बिल्कुल बनता है साहब। एक ऐसी वेन है जिसमें क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, दैट इज नोन एज पल्मोनरी वेन। ठीक है बेटा, तो लंग्स में जो प्योरिफिकेशन के लिए जो ब्लड जा रहा था वो कौन लेके जा रही थी, आर्टरीज लेके जा रही थी। यहां पर ऑक्सीजनेशन हुआ और ऑक्सीजनेशन के बाद में ये पल्मोनरी वेन ने लेफ्ट एट्रियम में क्या कर दिया है, ब्लड को कलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कैसा है, प्योर है ना, या ऑक्सीजनेटेड, ये जो है वो कैसा है, इम्प्योर है, या फिर इसे कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ गया, ऑक्सीजनेटेड होके वापस आया, तो इम्प्योर ब्लड को लेके जा रही थी कौन, ये वेन्स लेके जा रही थी। अब इसमें एक्सेप्शन केस है, कौन सा, पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन कैसे हो गया, एक एक्सेप्शन केस हो गया जो इसमें होता है। अच्छा, अगर हम बात करें कैसे कि टुवर्ड द हार्ट, जैसे अभी हमने देखा आर्टरीज के लिए कि अवे फ्रॉम द हार्ट, अगर हम इस पे बात करते हैं किसकी, टुवर्ड द हार्ट, तो इस सिचुएशन पे कोई भी एक्सेप्शन केस नहीं होगा। ठीक है बेटा, कि टुवर्ड द हार्ट जो है, देखो यहां से भी ये हर्ट की तरफ लेके जा रही है तो टुवर्ड द हर्ट, और यहां से भी ये कैसी हो रही है, हर्ट की तरफ लेके जा रही है, तो यहां पर भी टुवर्ड द हर्ट हो गया। तो आर्टरीज में हम लोग कहेंगे अवे फ्रॉम द हर्ट और वेन्स में कहेंगे टुवर्ड द हर्ट। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन पे इसमें कोई भी एक्सेप्शन केस नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो ये है एक बेसिक इन्फो किसके बारे में, वेन्स के बारे में। ठीक है, अब बात आती है किसकी, कैपिलरीज की। तो कैपिलरीज जो होती हैं, है ना, उससे बारे में जानने से पहले मैं इस पॉइंट के बारे में आपको बता दूं। अभी जैसे हमने आर्टरीज और वेन्स के बारे में इसमें पढ़ा, तो नॉर्मल सी चीज है बेटा, बॉडी से ब्लड राइट एट्रियम में आया और राइट एट्रियम में आने के बाद में वेंट्रिकल में गया, फिर ये हार्ट में से निकल गया एक बार, फिर उसके बाद लंग्स में से आके वापस से ये इसमें गया, किसमें, लेफ्ट एट्रियम में, और वेंट्रिकल में से पास होते हुए फिर बॉडी में आया 2 बार। तो ब्लड एक पूरे सर्कुलेशन में, मतलब बॉडी में से एक बार निकल के और वापस बॉडी में आने तक हार्ट में से 2 बार निकला है। ठीक है, दैट इज नोन एज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, और यही स्पेशलिटी है किसकी, 4 चैम्बर हार्ट की। ठीक है ना, तो ये हार्ट में मैं बताना चाह रहा था, बट एक्चुअल में उस डायग्राम में इस चीज को शो कर पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, तो इसके लिए हमें इसी डायग्राम की क्या पड़ती है, रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब बात करते हैं किसकी, कैपिलरीज की। तो कैपिलरीज जो होती हैं, कैपिलरीज एक बेसिक सरफेस प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, देखिए कैपिलरीज के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो बेटा, ये एक आर्टरी है। ठीक है, ये आर्टरी कई सेगमेंट पे डिवाइडेड है, और इधर की साइड में हम ले रहे हैं वेन।
ठीक है, तो बेटा ये तो आर्टरी है और ये है वेन। ठीक है, तो आर्टरीज और वेन्स जिस जगह पर मिल रही है, मतलब ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, दैट इज नोन एज कैपिलरीज। ठीक है, अब कैपिलरीज का बेसिक काम क्या है? देखिए, हमारी जो ऊपर की स्किन है, आप खूब अच्छे तरह से जानते हैं सारे बच्चे लगभग, कि ये कैसा है, एपिथेलियम है। वैसे ही कैपिलरीज जो होती है वो किसकी बनी है? एंडोथेलियम टिश्यूज की बनी होती है। ठीक है, ये जो टिश्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्लैटन होते हैं, चपटे होते हैं, और एक हाई सरफेस इनको प्रोवाइड की जाती है जिससे ये ऑक्सीजनेशन या डीऑक्सीजनेशन कर सकें। मतलब ये जो सरफेस है ये ऐसे बड़े बड़े सेल्स से, बड़े बड़े टिश्यूज से बनी है जिसमें O2 आ सकती है और CO2 जा सकती है। ठीक है, तो ये O2 और CO2 का ये जो ट्रांसफर है, मतलब गैसेस का एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां पर होगा? कैपिलरीज पर हो सकता है। ठीक है, अब ये कैपिलरीज पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है। ठीक है, तो ये कैपिलरीज ज्यादातर कहां पर होंगी? ये कैपिलरीज पाई जाएंगी कहां पर? लंग्स में। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद में यहां पर अगर देखा जाए तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहां दे दिया जाएगा? वो पूरी की पूरी सेल्स को दे दिया जाएगा, और उन सेल्स में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां पर चला जाएगा? वो सेल से बाहर आ जाएगा और वो थ्रू द वेन्स कहां पर पहुंच जाएगा? हार्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, दोबारा समझिए, दोबारा देखिए अगर कहीं कोई कंफ्यूजन आ गया है। आर्टरीज जो होती हैं, आर्टरीज प्योर ब्लड को कहां लेके जाएंगी? बॉडी की हर सेल तक पहुंचाएंगी, और कैपिलरीज एक सरफेस प्रोवाइड कराएंगी ताकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज लेके आई हैं वो बॉडी की हर सेल तक, बॉडी सेल्स तक, एवरी सेल तक, एवरी बॉडी सेल तक, ठीक है, इसकी क्या पहुंचाई जाए? अप्रोच बनाई जाए। ठीक है, तो एवरी बॉडी सेल तक इसकी अप्रोच बनाई जा रही है, और एवरी बॉडी सेल्स में अप्रोच बनाने के बाद में फिर जहां से ऑक्सीजन अंदर चली गई है और CO2 बाहर आ गई है तो भी यहीं पर आएगी, और ये जैसे ही यहां से आएगी तो ये फिर वापस से ब्लड में मिला दी जाएगी, और कहां पर भेज दी जाएगी? ये जो वेन्स हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी जिसमें CO2 मिल गया है, उसे वापस से कलेक्ट करके कहां ले जाएंगी? हार्ट में, और फिर वापस से यही सर्कुलेशन कैसा हो जाएगा? चालू हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज हमारी ये एक क्लास थी, इसमें हमने अभी ब्लड के टाइप, ब्लड का वर्क और ब्लड के बारे में समझा। तो हमने कंप्लीट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में समझा है। ठीक है, सेकंड हमारा जो सिस्टम होता है वो होता है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। थर्ड जो था हमारा वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ह्यूमन सिस्टम है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो उसमें बहुत ज्यादा हम लोग वाटर सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है बेटा यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।